गरीबी बहुत बुरी होती है। किस तरह से एक गरीब को रोज मर मर कर जीना पड़ता है, कोई अमीर व्यक्ति क्या जाने। रागिनी भी अपनी गरीबी के कारण पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ दिन पहले ही उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को निमोनिया हो गया था और दवा के अभाव में, या फिर यूं कहिए कि गलत इलाज और गलत दवाई के कारण वो बच नहीं पाई। सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1 रुपए की पर्ची बनती है, पर इलाज सिर्फ पर्ची पर नहीं, डॉक्टर पर भी निर्भर करता है। रागिनी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बच्ची को प्राइवेट डॉक्टर को दिखा पाती। जब सरकारी अस्पताल में बच्ची को दवा से कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा था, तब वहीं लाइन में खड़े एक मरीज ने उससे कहा कि इसे फौरन डॉक्टर रवि को दिखा दो। यहीं आगे चौराहे पर उनका क्लिनिक है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तेरी बेटी 100% ठीक हो जाएगी। पर जब उनकी फीस के बारे में सुना, तो सुनकर भी उसने अनसुना कर दिया। बाप रे, सिर्फ एक बार दिखाने के वो 200 रुपये लेते हैं और दवा भी बाजार से खरीदनी पड़ती है, जो काफ़ी महंगी होती है। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। फिर उसने सोचा कि सरकारी डॉक्टर भी तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। कितनी मुश्किल से किसी का एडमिशन डॉक्टरी की पढ़ाई में होता है। बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई डॉक्टर बनता है। पर किसी मरीज को कोई डॉक्टर बढ़िया दवा देता है तो कोई घटिया। ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उसने एक बार अखबार में पढ़ा था कि अगर पिछड़ी जाति का कोई गरीब स्टूडेंट हो तो एडमिशन टेस्ट में फेल होने पर भी उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाता है। इसी प्रकार बहुत कम नंबर होने पर भी उसे मेडिकल की डिग्री भी मिल जाती है और आरक्षण के तहत आगे चलकर सरकारी नौकरी भी। अचानक उसका कलेजा कांप गया। बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बच्ची का इलाज भी जो हम डॉक्टर करत है, वो डॉक्टर भी आरक्षण वाला डॉक्टर हो, और यही कारण से जौन दवाई वो देत है तौन फायदा नहीं करत है। गुस्से से उसके खून में मानो उबाल आ गया। वो चिल्लाकर बोली, ए देश के कुर्सी लोलुप नेताओं, आप कुछ भी करो, पर डॉक्टरी पढ़ाई से मजाक बिल्कुल न करो। फेल को कतई पास न करो और सरकारी नौकरी में भी कम नंबर वालों को कतई नौकरी न दो। आखिर किसी मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने की छूट भला कोई कैसे दे सकत है किसी को। पर ये बातें तो सियासी हैं। वो कैसे इस बात को जानेगी कि कौन सा डॉक्टर आरक्षण वाला है और कौन सा डॉक्टर पूरे नंबर वाला है। जब आरक्षण का लाभ पाने के लिए जाति का प्रमाण पत्र जरूरी होता है, तो नौकरी मिलने के बाद ऐसे डॉक्टरों के नाम के आगे ये भी ज़रूर लिखना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर आरक्षित वर्ग वाला है और कौन सा डॉक्टर पूरे नंबर वाला। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो ये भी एक तरह से आम जनता के साथ धोखा और गद्दारी ही है। यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि रागिनी खुद भी पिछड़ी जाति की थी, जो अपनी ही जाति के डॉक्टरों पर आज विष उगल रही थी। रागिनी पैसों के अभाव में अपनी बच्ची का प्राइवेट इलाज नहीं करा सकी और आखिरकार उसकी बेटी मर गई। बच्ची की मौत से बुरी तरह से वो टूट गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। उसका पति मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमा पाता था। उतने से घर का खर्चा तो चल जाता था, लेकिन दवा दारू के पैसे नहीं बचते थे। रागिनी के माँ बाप भी बहुत गरीब थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि रागिनी को ज़्यादा पढ़ा लिखा सकें। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कक्षा 8 तक उसे पढ़ाई कराई थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। गांव का ही एक लड़का भोला उससे प्यार करता था। वो उससे शादी करना चाहती थी। रागिनी के माँ बाप ने सोचा कि भोला से उसकी शादी कर देने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि वो चाहते थे कि रागिनी की शादी किसी अच्छे घर में हो, मतलब किसी खाते पीते घर में हो, लेकिन उनके पास दहेज में देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसीलिए भोला से रागिनी की शादी करने के अतिरिक्त उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। कानूनन 18 साल की होने पर ही उसकी शादी हो सकती थी। इसीलिए जिस दिन रागिनी 18 की हुई, उसी दिन का मुहूर्त निकलवाकर उसके हाथ पीले कर दिए गए। भोला दिल का तो बहुत अच्छा था। मेहनत मजदूरी कर वो रागिनी की भरसक सभी ज़रूरतें पूरी करता, पर बचा कुछ न पाता। 9 महीने बहुत अच्छे से बीते। फिर सुलेखा का जन्म हुआ और घर का खर्चा बढ़ गया। गांव में ज़मीन खेत कुछ भी न था उनके पास। रहने के लिए गांव के मुखिया ने एक झुग्गी उसे दे दी थी, जिसके एवज में उनका
और उनके घर का थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था वो। जैसे जैसे सुलेखा बड़ी होती गई, घर का खर्चा भी बढ़ता गया। इसी बीच गांव में सूखा पड़ गया। मेहनत मजदूरी का काम भी मिलना बंद हो गया। अब क्या करें वो? उसके पास दो ही रास्ते थे। एक ये कि मुखिया से कुछ पैसे उधार लेकर घर का खर्च चलाता, और दूसरा ये कि शहर जाकर कोई मेहनत मजदूरी का काम करता। पहली स्थिति बहुत खतरनाक थी, क्योंकि अगर वो कर्ज ले भी लेता तो उसको चुकाने की ताकत उसमें नहीं थी। इस स्थिति में उसे और शायद उसकी बीवी को भी मुखिया के यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर अपनी शेष जिंदगी गुजारनी पड़ती। इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना और शहर आ गया। शहर में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बन रही थी। वहां उसे मजदूरी का काम मिल गया। मजदूरों के रहने की भी वहीं व्यवस्था थी। एक सप्ताह के बाद जब उसे मजदूरी के पैसे मिले, तब उसने रागिनी को भी बुला लिया। अब उनकी जिंदगी अपेक्षाकृत मज़े से कटने लगी। 1 साल तक तो सब ठीक ठाक रहा। फिर अचानक एक हादसे ने उनकी सारी खुशियां छीन ली। मजदूरी के दौरान भोला उस बड़ी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा, और जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता, उसके पहले ही उसकी मौत हो गई। अब क्या करती रागिनी? कहने को तो बहुत से नियम कानून हैं ऐसी स्थिति में गरीब की मदद के लिए, पर रागिनी को कोई मदद न मिली। उल्टा उसे खाने के भी लाले पड़ गए। फिर उसकी बेटी सुलेखा भी 2 वर्ष की होने को थी। उसके लिए दूध रोटी वो कहाँ से लाती? लिहाजा वो भी उसी इमारत में मजदूरी करने लगी, क्योंकि इस दयनीय स्थिति में भी मदद करना तो दूर, उल्टा रहने को जो खोली दी थी ठेकेदार ने, उसे भी खाली करने का हुक्म दे दिया। आगे बड़ी मुश्किल से कोई 3 महीने उसने काटे। एक दिन सुलेखा की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह सरकारी अस्पताल गई, लेकिन अपनी बच्ची को बचा नहीं सकी। अब रागिनी का इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसने सोचा, पति नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, फिर वो क्यों जिंदा है अब तक? दिन भर मेहनत मजदूरी करना और किसी तरह अपना पेट भर लेना, क्या इसी का नाम जिंदगी है? नहीं, इस जिंदगी से अच्छा तो मौत है। जिस जिंदगी का कोई अर्थ न हो, कोई मकसद न हो, वो जिंदगी सिर्फ एक बोझ है। बहुत देर तक वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही और अंततः मौत की राह पर चल पड़ी। चलते चलते गोमती पुल के बीचों बीच जैसे ही वो पहुंची, अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और नदी में कूद पड़ी। पर शायद उसे ये नहीं मालूम था कि जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। एक मल्लाह ने उसे पुल से छलांग लगाते देख लिया और फुर्ती से नदी में तैरकर उसे बचा लिया। जब रागिनी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक टूटे फूटे मकान में है। उसके सामने 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और वो मल्लाह जिसने उसकी जान बचाई थी, उसे देखते ही वो बिफर पड़ी। उफ, क्यों बचाया तुमने मुझे? मेरा कोई नहीं है इस संसार में। पति भी मर गया, बेटी भी मर गई। फिर मैं किस लिए जिंदा हूँ? क्या दिन भर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह पेट में 2 रोटी डाल लेने का नाम ही जिंदगी है? मुझे नहीं जीना इस तरह। नहीं, हरगिज नहीं। पर जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होती है। जिंदगी का अर्थ सिर्फ अपना पेट पालना नहीं, किसी और के अंधेरे जीवन में रोशनी लाना भी है। जरा इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को तो देखो, इनकी माँ नहीं है। अगर तुम इन्हें अपना मानो तो जिंदगी का एक मकसद अभी भी है तुम्हारे पास। इन्हें माँ का प्यार देना, इन्हें शिक्षित करना, इन्हें इस योग्य बनाना कि ये भी समाज में सिर उठाकर जी सकें। लेकिन अगर तुम इन्हें पराया समझोगी तो ऐसे लोगों के लिए इस जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। समाज पर बोझ ही हैं इस तरह के स्वार्थी लोग। अब फैसला तुम पर ही छोड़ता हूँ कि तुम्हें जिंदगी चाहिए, इन बच्चों की खुशियाँ चाहिए, या मौत। पर कोई फैसला लेने से पहले ये न भूलना कि खुदा ने हर किसी को जिंदगी किसी न किसी मकसद से दी है, और उस मकसद को पूरा किए बिना जिंदगी से भागना और मौत को गले लगाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सज़ा वहाँ मरने के बाद भी भुगतना ही पड़ेगा। और वो सज़ा शायद इस सज़ा से भी कहीं ज़्यादा कठोर होगी। रागिनी ने कुछ सोचते हुए जब उन बच्चों को देखा तो उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। ये देख रागिनी का वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा और उसने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और बोली, आज सचमुच ऐसा लगता है जैसे मुझे भी जीने का मकसद मिल गया। मेरी बेटी नहीं रही तो क्या, आज मेरे पास 2 बेटे हैं। मैं इनके लिए जीऊँगी।
ज़रूर जीऊँगी। मल्लाह ने जब रागिनी को अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगाते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? रागिनी। बहुत प्यारा नाम है। अब मैं चाहता हूँ तुम सबके लिए कुछ भोजन पानी का प्रबंध करने, पर मेरी एक बात को हमेशा याद रखना बहन, कि मारने वाला गलत हो सकता है, पर किसी की जान बचाने वाला कभी गलत नहीं होता। मल्लाह के जाने के बाद रागिनी ने पूछा, बेटे तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम रामू और छोटू का नाम श्यामू है, बड़े भाई रामू ने बताया। और तुम्हारे बापू का नाम? बापू का नाम कन्हैया है, वो नाव चलाते हैं। और बेटा तुम दोनों स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं, मैं कक्षा 5 में और ये कक्षा 3 में पढ़ता है। हमारा स्कूल यहीं पास में है, वहाँ पढ़ाई के साथ साथ भोजन भी मुफ्त में मिलता है। रामू ने अपना पूरा परिचय देने के बाद रागिनी से पूछा, माँ आप हमारे साथ रहोगी ना? हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं बेटा, मैं अब तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी अच्छी माँ। ऐसा कहते हुए रामू और श्यामू दोनों ही अपनी नई माँ के कंधों पर झूल गए। इतने में मल्लाह भी खाने की सामग्री लेकर आ गया। वो आलू के पराठे, अचार और चटनी लाया था और साथ में एक पैकेट दूध भी। सबने मिलकर पहले पराठा खाया, फिर रागिनी ने सबके लिए चाय बनाई। आज बहुत दिन बाद उसने भर पेट अपनी पसंद के आलू के पराठे खाए थे और चाय भी बढ़िया वाली पी थी। बहन, मल्लाह ने रागिनी से कहा, रामू और श्यामू मेरे लाडले बेटे हैं। इनकी माँ पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में चल बसी। बहन, बहुत देर तक वो सड़क पर तड़पती रही। मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करके उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए छटपटाता रहा, पर तमाशबीन तमाशा ही देखते रहे। कुछ लोगों ने दुर्घटना का पूरा वीडियो भी बनाया, पर मदद किसी ने नहीं की। कई गाड़ियां उधर से गुजरी, पर किसी ने भी नहीं रोकी। पुलिस को किसी भले मानस ने फ़ोन लगाया, पर वो भी आधे घंटे बाद पहुंची। फिर जैसे तैसे मेरी पत्नी को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया, पर इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो 10 मिनट पहले भी आ गई होती तो हम उसकी जान बचा सकते थे। कितना दर्द हुआ था मुझे उस समय, जब डॉक्टर ने ये कहा कि सिर्फ 10 मिनट पहले भी अगर आ जाती तो बच जाती, जबकि पूरे 40 मिनट तक मैं सबसे प्रार्थना करता रहा कि भैया, बाबू, कोई तो इस गरीब की मदद करो, पर किसी ने भी उस कठिन समय में मेरी मदद नहीं की। रागिनी ने कन्हैया की ये दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसकी आंखें भी सजल हो गईं और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। बहन, जो बदा था तकदीर में वो तो होना ही था, पर ये 2 बच्चे बिन माँ के हो गए। इनको अकेले पालना बहुत कठिन था। फिर भी जितना कुछ हो सकता था मेरे से, मैंने इनके लिए किया। अब तो बस यही एक तमन्ना है कि किसी तरह से इनकी भी नैया पार लग जाए और पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी इन्हें मिल जाए। आपकी ये तमन्ना ज़रूर पूरी होगी भैया। मैं इन्हें पढ़ाऊँगी और डॉक्टर, इंजीनियर भी इन्हें बनाऊँगी। मेरा वादा है ये, और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूँगी। रागिनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कही। दूसरे दिन रागिनी बच्चों के साथ स्कूल गई तो देखा कुछ ज़्यादा उम्र के लोग भी वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। पूछने पर पता लगा कि वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब माँ बाप को भी एक सर पढ़ाने आते हैं और उनको हाई स्कूल, इंटर, बीए भी कराते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। रागिनी की तो मानो सारी मुरादें पूरी हो गईं। उसने तुरंत सरजी से बात की। सरजी ने कहा कि वो पहले उसका टेस्ट लेंगे। रागिनी ने उसी समय टेस्ट दे दिया और पास भी हो गई। अब क्या था, दूसरे दिन से ही रामू और श्यामू के साथ वो खुद भी पढ़ाई करने लगी, क्योंकि उसने कन्हैया से उसके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की बात कही थी। तो अब उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर उसने ठान लिया तो अपने इस वादे को वो ज़रूर पूरा करेगी। रागिनी बहुत मेहनत से पढ़ती। उसके सर जितना भी काम उसे देते वो उससे भी ज़्यादा काम करती। नतीजा ये हुआ कि बहुत ही शीघ्र उसने हाई स्कूल की पूरी तैयारी अच्छे से कर ली। तब सर ने उसका हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया। इसी बीच वहीं पर पास में ही एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ी। चूँकि स्कूल बहुत छोटा था, इसीलिए प्रबंधक ज़्यादा वेतन दे सकने में असमर्थ था। रागिनी ने वहाँ बात की, पर वो तो हाई स्कूल भी पास नहीं थी। इसीलिए प्रबंधक ने उसे नौकरी पर रखने से साफ मना कर दिया। इत्तेफाक से टीचर के टेस्ट हेतु पेपर भी वहीं मेज़ पर रखा था।
2-3 लोग कम वेतन पर भी काम करने को राजी थे। प्रबंधक ने उन सभी को एक एक पेपर दे दिया। रागिनी ने प्रबंधक महोदय से विनती की कि उसका भी टेस्ट ले लें, भले ही नौकरी पर ना रखें। इसमें भला प्रबंधक को क्या आपत्ति हो सकती थी। उसे भी पेपर देने की अनुमति मिल गई। पेपर उसका बहुत ही अच्छा हुआ। फिर भी वो बहुत निराश थी। 2 दिन बाद ही स्कूल से एक चपरासी उसके घर आया और बोला कि स्कूल प्रबंधक महोदय ने आपको बुलाया है। वो भागी भागी स्कूल गई तो मालूम हुआ कि उसे बच्चों को पढ़ाने हेतु रख लिया गया है। प्रबंधक महोदय ने उससे कहा कि यद्यपि हमें कम से कम इंटर पास टीचर चाहिए था, पर तुम्हारे साथ जिन 3 लोगों ने टेस्ट दिया था उनके 100 में से 30, 35 और 48 नंबर ही आए हैं, जबकि तुम्हारे 100 में से 90 हैं। इसीलिए आवश्यक निम्नतम योग्यता न होने के बाद भी मैनेजमेंट कमेटी ने तुम्हारा सिलेक्शन किया है। तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाऊंगी और बेहतर परीक्षा परिणाम दूंगी। अब रागिनी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाने लगी। इससे उसे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलने लगी। घर की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आ गया। दिन बीतते गए। उसकी हाई स्कूल की परीक्षा संपन्न हो गई। सभी पेपर अच्छे हुए और जब परिणाम आया तो उसके यहाँ उसे बधाई देने वालों की भीड़ लग गई, कारण उसने पूरे जनपद में टॉप किया था। इसके बाद फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो निरंतर ही अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ती रही। रामू और श्यामू का नाम भी उसने सरकारी स्कूल से कटवाकर अपने स्कूल में लिखवा दिया। हाई स्कूल के बाद उसने इंटर और बीए भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। श्यामू भी हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास हो गया। उधर बीए के बाद एमए भी उसने जब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया तो एक डिग्री कॉलेज में उच्च वेतन पर उसकी नियुक्ति हो गई। उधर श्यामू अपनी इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर सीपीएमटी में सेलेक्ट हो गया। एक मजबूर लड़की जो जिंदगी से निराश होकर आत्महत्या के इरादे से गोमती में कूद गई थी, आज एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी। कन्हैया, जिसके 2 बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आज उनमें से एक डॉक्टर बन चुका था और दूसरा आईआईटी में सेलेक्ट होकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। कन्हैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने रागिनी से कहा, बहन, मुझे नहीं पता देवी देवता और ईश्वर कैसे होते हैं। तुम्हारे आने से पहले किस किस को नहीं पूजा मैंने। कौन सा ऐसा दर है जहां माथा नहीं टेका मैंने, पर क्या मिला? पत्नी की मौत और मासूम बच्चों की आंखों में आंसू। बहन, सच तो ये है कि मेरे लिए तो तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो, सरस्वती हो और साक्षात ईश्वर हो। तब रागिनी ने कन्हैया के चरण स्पर्श करते हुए कहा, भैया, अगर आप न होते तो मैं जिंदा ही कहाँ होती। मेरी शक्ति और मेरी ताकत तो आप ही हैं।